नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आज का दिन बेहद खास रहा। शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए भूपेश बघेल के घर पर कहीं ना कहीं ईडी की टीम पहुंची और ऐसी पहुंची कि कई घंटे, करीब 9 घंटे पूछताछ कर ली। 9 घंटे पूछताछ करने के बाद जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत तो होनी थी, तो विधानसभा से लेकर सड़कों तक कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल के बेटे से भी पूछताछ हुई है, उनके पूरे घर के सामान को खंगाला गया है। करीब 33 लाख रुपए कैश ईडी की टीम अपने साथ लेकर गई है और भूपेश बघेल ने 9 घंटे बाद जब वो निकलकर बाहर आए, उनके समर्थक जहां मौजूद थे, तो अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस के तमाम नेताओं से कहा कि हमें एकजुट रहना है, क्योंकि ये डरा कर धमका करके इस तरह से काम कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं अपनी सेंट्रल एजेंसीज का। यहां पर एक खास चीज देखने को मिली कि जब भूपेश बघेल के घर के अंदर ईडी की टीम पहुंची, सीबीआई की ईडी की टीम जो पहुंची हुई थी, उसके निकलते वक्त, माफ कीजिएगा, वहां पर आपको बता दें कि गाड़ी को रोकने की कोशिश की कार्यकर्ताओं ने और धक्का मुक्की भी हुई। कहा यह जा रहा है कि गाड़ी के शायद शीशे भी टूटे हैं, यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन धक्का मुक्की की तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। अब इसके बाद से माहौल बहुत गर्म है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि कोई मुझे या भूपेश बघेल को डरा नहीं सकता, मैं पंजाब का प्रभारी बनाया गया हूं, इसलिए मेरे ऊपर ये चीजें हो रही हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि विधानसभा में मैंने गरीबों से जुड़े हुए सवाल डिप्टी सीएम विजय शर्मा से पूछ लिए थे, जिसके बाद अब यह कार्रवाई हो रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि मलकीत सिंह गेंदू के ऊपर जब कार्रवाई हुई थी, ईडी ने पूछताछ की थी, तभी मैंने कह दिया था कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है और हमें एकजुट रहना है। कांग्रेस यहां पर पहली बार एकजुट नजर आई है। सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि जब कर्मा जो थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, उन्हें जेल में डाला गया, तब लखमा, माफ कीजिएगा, जो आबकारी पूर्व मंत्री थे कवासी लखमा, उन्हें जब जेल में डाला गया, उनसे पूछताछ की गई, तब कांग्रेस इस कदर एकजुट नहीं थी। जब मलकीत सिंह गेंदू के से पूछताछ की गई, तब कांग्रेस एकजुट नहीं थी। लेकिन आज कम से कम भूपेश बघेल के मामले में कांग्रेस पूरी तरह एकजुट नजर आई है। खुद टीएस सिंहदेव उनके घर पहुंचे हुए थे, कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे थे। तो क्या वाकई में अब शिकंजा ईडी का भूपेश बघेल पर कसा जा चुका है, या फिर पॉलिटिकली टारगेट बनाए जा रहे हैं भूपेश बघेल? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद भूपेश बघेल ने अपने समर्थकों और मीडिया से क्या कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। मंतूराम और पुनीत गुप्ता के बीच में 10-15 करोड़ की जो लेन देन की बात हो रही थी, वो जब्त करके ले गए हैं पेन ड्राइव। और दूसरा अफसाक सिंह के नाम से जो सेलेक्ट कंपनी था, और उसमें 10 रुपया शेयर में करोड़ों उसमें कंपनी खड़ा किया था, वो पूरी कंपनी की कॉपी पड़ी हुई थी। फिर बाल को खिलाफ जो केस किया था वो फाइल भी था, कुछ सीएम मैडम वाला जो फाइल था वो भी पड़ा हुआ था। तो बहुत सारी फाइलें थी, पलट के देखते रहे। जब शुरू करते थे तो बड़ा खुश होते थे, लेकिन जहाँ रमन सिंह का नाम या सीएम मैडम का नाम या अफसाक सिंह का नाम या मंटू पवार का नाम देखते थे तो हाथ पैर हो जाते। नगद मिला अलग अलग लोगों से, पत्नी से, बेटे से, बहू से, बेटियों से, सब मिला। तो हम लोगों के पास खेती भी है और खेती के अलावा डेयरी भी है, तो इसमें स्त्री धन भी है, तो वो केस इन हैंड भी है। तो हमने कहा इसको लिखित में आपको जवाब दे देंगे। मुश्किल के 30-33 लाख रुपया ही हमारे घर से ले गए थे और बड़ा माहौल बनाया गया था। नोट गिनने की मशीन लाई गई है, तो 33 लाख गिनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरी बहू ने कहा कि उसके पहले शादी के पहले बैंक में काम करती थी, इसको मैं गिन देती हूँ, सर क्यों मशीन बना रहे हो। तो देखिए, कहा कि पूरी बाकायदा मशीन पहुंचाई गई, माहौल बनाया गया, नोट गिनने की बड़ी बड़ी मशीनें लाई गई और कुल 33 लाख रुपए था। और बघेल जी यहां पर तंज कस रहे हैं कि मेरी बहू ने कहा कि मैं बैंक में काम कर चुकी हूं, लाइए मैं ही गिन देती हूं, क्यों मशीन बुलवा रहे हैं। 33 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, उन्होंने कहा। तो बहुत कंफर्टेबल नजर आए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के सीएम विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर कहा कि जो भी कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियों की है उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। अरुण साव भी निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डर क्यों रहे हैं। क्या कह रहे हैं सीएम और डिप्टी सीएम, सुनिए। देखिए, सबको मालूम है कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए,
और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी बचाव में कुछ भी कहे, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े लगातार घोटाले हुए हैं और जिसकी जांच चल रही है। किसी भी मामले को कोर्ट ने खारिज नहीं किया है, जांच लगातार चल रही है और जांच के प्रक्रम में ही ईडी ने ये पूछताछ और जांच की कार्यवाही प्रारंभ की है। क्या है आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल आपके सामने ये रहे। हमारे सवाल देखिए, शराब घोटाले में बघेल पर ईडी का शिकंजा, कांग्रेस बोली बीजेपी ले रही है बदला। बघेल बोले गरीबों के सवाल विधानसभा में उठाए इसलिए ईडी वाले मेरे घर आए। बीजेपी बोली गलत नहीं किया तो क्यों है डरते, ईडी सीबीआई सिर्फ अपना काम है करते। भूपेश बघेल और उनके बेटे पर ईडी की कार्रवाई, बड़े दिनों बाद कांग्रेस एकजुट नजर आई। ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कवासी लखमा को जेल हो गई, तमाम चीजों हो गई, लेकिन यहां पर आप देखिए और भूपेश बघेल के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि उनके बेटे चैतन्य बघेल जो हैं वो भी कहीं ना कहीं रडार पर हैं ईडी के। और ये महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। क्या ईडी आज की कार्रवाई से संतुष्ट है या मुलाकात करने के लिए या कुछ और सवाल पूछने के लिए इन्हें समन कर सकती है, चाहे वो भूपेश बघेल हो या उनके बेटे चैतन्य हो। इस पर भी हमारी निगाह है। अभी ईडी के सूत्रों से जानकारी निकलकर जो आई है वो सिर्फ इतनी है कि उन्होंने वहां कार्रवाई की है और बघेल जी ने खुद बताया है कि 33 लाख रुपए वो लेकर गए हैं, एक पेन ड्राइव लेकर गए हैं। ये तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, ईडी के एक्शन पर हंगामा हुआ है। बघेल के घर पर कार्यकर्ता वहां पर थे और सदन के अंदर भी हंगामा हुआ है। समर्थकों का जमावड़ा उनके घर के बाहर आज दिन भर लगा रहा। आइए सीधे रुख करता हूं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नरेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा मैं। और मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रमोद दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। सबसे पहले प्रमोद दुबे जी आपके पास आता हूं, अपडेट क्या है सर, जरा ये बताइए कि पूछताछ के लिए बुलाया है क्या किसी को, बघेल जी को या उनके बेटे या परिवार के किसी सदस्य को, या ये छापा या ये जो कार्रवाई थी खत्म समझे हम? नहीं, देखिए जितनी मुझे जानकारी है उसके अनुसार तो ईडी को जो करना था, जो जांच करनी थी, सारी जांच उन्होंने पूरी कर ली, सारे दस्तावेज उन्होंने चेक कर लिए और 33 लाख रुपया का उन्होंने बताया है। 3 लाख रुपया उन्होंने घर में छोड़ा है और 30 लाख रुपए की उन्होंने रिसिप्ट दी है। सोने चांदी जो भी थे उसके सारे रिसिप्ट उनके पास मौजूद थे, इसलिए सोने चांदी को वो लोग नहीं ले गए हैं। तो कुल मिलाकर के ईडी ने जो बात कही है, अब आगे की फर्दर जो कार्रवाई होगी वो उनके विभाग की ओर से जो भी होगा वो उनके द्वारा बताया जाएगा। उसके अनुसार आगे की जो पहले भी कांग्रेस पार्टी ने सहयोग के तौर पर ईडी को जब कांग्रेस पार्टी के प्रभारी महामंत्री को समन्स जारी किया तो उन्होंने भी उस समय सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए वहां जाकर ईडी के जितने भी जांच के बिंदु थे उस पर जवाब दिया। उसके बाद जब दोबारा बुलाया गया तब भी वो जाकर के जवाब दिए। उसके बाद फिर आज फिर से भूपेश बघेल जी को उनके घर में गए थे। तो ये सारी चीजें है, कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं वो तो सहयोग कर ही रहे हैं। ठीक है, अभी एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, अपने दर्शकों को यह खबर दे दूं मैं कि भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल यानी कि उनके बेटे से ईडी कल फिर पूछताछ करेगी। ईडी ने समन जारी कर चैतन्य को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है हमारे पास, क्योंकि औपचारिक पुष्टि तो इसकी या तो चैतन्य या भूपेश बघेल जी ही करेंगे या फिर ईडी करे। वहां दिक्कत होती है कि चीजें सामने नहीं आती, पर जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कल ईडी चैतन्य बघेल से ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए उन्हें उसने बुलावा भेजा है। चेतन बघेल से कई खास बिंदुओं पर पूछताछ करना चाहती है ईडी। तो अभी कार्रवाई देखिए चल रही है। ये अपडेटेड खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है इस वक्त। नरेश गुप्ता जी का मैं रुख कर लेता हूं। नरेश गुप्ता जी, देखिए एक एक कर कवासी लखमा, मलकी सिंह गेंदू और अब पहुंच गई आखिरकार भूपेश बघेल के घर तक ये जांच की आंच। क्या वाकई में, क्योंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई कि नोट गिनने की मशीनें लाई गई, जरा वो तस्वीरें दिखाइए नोट गिनने की मशीनें जो लाई गई हैं, और वो बड़ी बड़ी मशीनें थी नरेश गुप्ता जी, और उन मशीनों में बाद में पता चला कि 33 लाख थे। और बघेल जी तंज कस रहे हैं कि भाई 33 लाख मेरी बहू जो है
वो खुद बैंक में वो कह रही मैं गिन देती हूं, इतना पैसा नहीं है कि आपको नोट गिनने की मशीनें लाना पड़े, और 30 लाख रुपए लेकर गए हैं। तो ये जरा थोड़ा सा समझ में ऐसा आ रहा है कि शायद कार्रवाई के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि डिफेम भी जितना कर सकते हैं कर दिया जाए, ऐसी व्यवस्था है। देखिए, ये तो कांग्रेस का आरोप है। तथ्यात्मक रूप से तो ये सही है कि पैसा मिला, 33 लाख रुपए मिला। एजेंसी तो ये चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके काम को वाइंड अप करके हम वहाँ से निकल जाएं, इसलिए मशीन बुलाई गई। मशीन में परफेक्शन और गिनने में बहुत सारे फर्क होते हैं, और मशीन को बुलाकर काउंट करके कितना मिनट लगा होगा उसको काउंट करने में, मशीन काउंट करके चले गए। इट्स हार्डली मैटर। ईडी ने तो ये नहीं कहा कि 100 करोड़ रुपया मिला, 50 करोड़ रुपया मिला, इसलिए हम ये गिनने की मशीन बुला रहे हैं। ऐसा तो कोई बात ही नहीं थी। ये कांग्रेस ने अपना परसेप्शन डेवलप कर रखा है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगा, सर्च का सवाल है, जी हाँ, सर्च, ये जी, बोलिए। सर्च है, और आज जो भूपेश बघेल जी के घर पे, हाँ बोलिए आपका प्रश्न क्या है, फिर मैं एक साथ जवाब दे दूं। जी नरेश जी, मैं बस यही जानना चाह रहा हूं कि बार बार भूपेश बघेल जी आरोप लगा रहे हैं कि मैं गरीबों के सवाल उठा रहा हूं विधानसभा में, विजय शर्मा जी से सवाल पूछ लिए तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो गई। वो कह रहे हैं मुझे पंजाब का प्रभारी बनाया इसलिए मेरे ऊपर कार्रवाई हो गई। बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बदले की कार्रवाई है। देखिए, मैं बार बार आपसे कहा, पहले भी कहते रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये तथ्य को और मुद्दे को भटकाने का काम है। ये उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। देखिए, किस आधार पर क्यों सर्च हुआ है, क्यों कार्रवाई की जा रही है, क्या क्या जांच चल रही है, इससे भूपेश बघेल जी बहुत अच्छे से जाते हैं, चैतन्य जी भी जानते हैं, और उनकी राजनीतिक कांग्रेस पार्टी, राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी भी जानती है। उनके सरकार के समय में जो कार्य किए गए थे, जो कार्यप्रणाली अडॉप्ट की गई थी, उसका दुष्परिणाम है। उसी की जांच चल रही है, बहुत सारी एजेंसीज जांच कर रही हैं और लंबी समय से जांच कर रही है, तो उसी की परिणति है ये। कोई राजनीतिक द्वेष और राजनीति नहीं, आपने अपना जो कर्म किया है उसका एनालिसिस करना चाहिए, आपने उसके बाद बात करना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आता हूं प्रमोद जी। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ बाबूलाल शर्मा भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करता हूं बाबूलाल शर्मा जी। पहले आपके पास आ जाता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक एक्स सीएम जो लगातार कह रहे थे कि अगला निशाना मैं हूं, आज उन्होंने कहा भी अपने समर्थकों से बात करते हुए कि मलकीत सिंह गेदू के ऊपर जब कार्रवाई हुई थी मैंने तभी कहा था कि अगला शिकार मैं ही रहूंगा, हमें एकजुट रहना है। कांग्रेस आज एकजुट नजर आई भी, खुद टीएस सिंहदेव वहां पर पहुंचे, तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे रहे। लेकिन मेरा जो एक सवाल बहुत इन जनरल है, उससे कोई व्यक्तिगत ना ले, कि 33 लाख रुपए गिनने के लिए ईडी को दो बड़ी मशीन है, वो भी इतनी बड़ी मशीन है जो एटीएम की तरह दिख रही हैं, ये ले जानी पड़ी अंदर। यानी कि पैसे बिना गिने या तो उन्होंने 2 मशीनें मंगा ली, या फिर पहले मान लिया था कि यहां से करोड़ों रुपए मिलेगा इसलिए 2 मशीन लगेंगी, ये देखिए इतनी बड़ी, जबकि आजकल बहुत छोटी मशीन आती है। तो ये कहीं इससे एक गलत मैसेज भी जाता है। तो भूपेश बघेल जी साफ कह रहे हैं कि माहौल बनाया जा रहा है मेरे खिलाफ, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि सीडी कांड में भी वो कह रहे हैं कि मेरा कैरेक्टर असोसिनेशन की कोशिश की, बाद में मैं बरी हो गया। तो ये क्या एक वो भी लड़ाई चल रही है सियासी, क्या कि जितना दाग लग सकते हैं लगा दें, बाकी जांच का नतीजा जो आएगा वो बाद में देखा जाएगा? देखिए, मुझे जो लगता है वो ये है, ईडी जो है बगैर पुख्ता सूचना के कहीं भी जाती नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें धोखा हो गया। कहीं न कहीं उन्हें ऐसी कोई जानकारी थी, बहुत बड़ी रकम जो है वहां मिल जाएगी, इसलिए जो मशीनों का इंतजाम पहले से किया गया रहा होगा। और जो है रकम बहुत ज्यादा नहीं मिली, 33 लाख रुपए मिले हैं, हालांकि 33 लाख भी बहुत होते हैं। तो वो अनुमान की गलती की वजह से जो है मशीनें आई, और मशीनों का जो इंट्रेंस जो है वो पिक्चर किसी ने खींच करके जो वायरल किया है, उसे एक प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी रकम जो है उस घर से मिल गई है, इसको गिनने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मशीनों को बुलाया गया। ये एक प्रचार निकला बाहर। बाद में जब भूपेश बघेल ने अपने बातचीत में इस बात को बताया कि मेरे यहाँ से सिर्फ 33 लाख मिला है, कुछ फाइल चली गई है और सोना चांदी वगैरह मेरे यहाँ से नहीं लिया गया क्योंकि जितना मैंने बताया उतना था। तो ये सारी चीजें जो है अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कहीं न कहीं आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की एजेंसी जो है वो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रही है। ये शुरू से बोलते आ रहे हैं लोग, कांग्रेस के लोग शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन उसके स्थानीय राज्य शासन से कोई लेना देना मुझे तो नहीं लगता। लेकिन
आरोप प्रत्यारोप में ये बातें आ रही हैं। राज्य शासन इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप या दखल रखता हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। जानकारी जरूर हो सकती है थोड़ी देर बाद कि क्या हुआ करके, लेकिन पहले से जानकारी हो कि यहाँ होने वाला है ऐसा मुझे लगा नहीं। सबसे बड़ा कारण ये हो गया कि बजट सत्र के बीच में ये जो कार्रवाई हुई है एक विधायक के ऊपर में, पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर में, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए लगा कि भाई बजट सत्र में जाने से रोका जाने का प्रयास और वहां पर जो बातें उठा रहे हैं ये उसको रोकने का प्रयास जो है, जो आरोप में ये कह रहे हैं ये उठाया जा सकेगा, ये बात कही जा सकेगी, वही बात कही जा रही है। और जो है जो ईडी जो है, ईडी वैसे पुख्ता जानकारी होने के बाद ही जाती है, इसमें मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है उनसे चूक हो गई। बहुत बड़ी रकम नहीं मिली, 35 लाख मिली जिसका हिसाब देने के लिए तैयार है। चैतन्य ने कहा है कि मैं इसका पूरा हिसाब दूंगा, मेरे डेयरी का और खेतीबाड़ी का काम है, रोज लेन देन होता है, आता जाता है पैसा, और उसका जो है मैं हिसाब दे दूंगा। इसलिए जो है वो पैसे लेकर के चले गए, बाद में पूछताछ में सब साफ होगा। ठीक है। प्रमोद दुबे जी, देखिए पहले आप लोग कहते थे शराब घोटाला है तो गिरफ्तार करो ना किसी को, आईएएस अंदर चले गए, सचिव अंदर चली गई, फिर कहा गया कि आरोप लगा रहे हैं दम है तो मंत्री जी को गिरफ्तार करो, मंत्री जी अंदर चले गए, फिर कहा गया कि कोई सबूत नहीं है। एक एक करके इतने बड़े बड़े लोग अंदर जा रहे हैं जो बाहर आने की कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत राहत कोर्ट से मिलती है, दोबारा कहीं ना कहीं उन पर शिकंजा कस जाता है। तो घोटाला तो हुआ है, ये तो पूरा प्रदेश अब मान चुका है, आप बोले या ना बोले घोटाला तो हुआ है। कौन इन्वॉल्व है इस पर बहस हो रही है अब। लेकिन कांग्रेस के जो स्टैंड थे कि जब मुझे याद है भूपेश बघेल जी सीएम थे और मैं डिबेट कर रहा था तो मैंने उनकी बाइट चलाई थी, वो कह रहे थे कि एक आदमी पर कार्रवाई कर लो ना, इतने दिनों से जांच कर रही हैं सारी एजेंसियां, क्यों नहीं करती। और उसके बाद देख रहे हैं कि शुरू हुआ आईएएस अधिकारियों से और अब खुद एक्स सीएम तक पहुंच गई है बात। तो कांग्रेस कम से कम यह बात स्वीकार करेगी कि कुछ तो गड़बड़ हुई थी जो इतना परेशान होना पड़ रहा है अब आप लोगों को। तो अभिलाष जी, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, कोई मेरे बोलने से, आपके बोलने से या किसी के बोलने से कानून कुछ काम करता है क्या? मैं कह दूंगा कि फलाने जगह की जांच करो तो क्या जांच हो जाएगी क्या? ये अलग बात हो गई। सामान्य बोलचाल में या रोज रोज किसी को इस प्रकार के अगर कहीं आप कटाक्ष करेंगे तो बोलेगा ही, कोई किसी की भी बात रहे। अब प्रश्न इस बात का है कि आपने जिस बात को शुरू में कहा, क्या अजीत पवार के लिए ये ईडी नहीं है? उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो गई, सारी चीजें हो गई, वो भारतीय जनता पार्टी में आता है, 171 करोड़ के उसके ऊपर ब्लेम लगते हैं। वही माननीय प्रधानमंत्री जी और सारे लोग मिलकर कहते हैं ये तो चोर थे, इनकी पार्टी में सबसे बड़ा चोरी किया। दूसरे दिन वो भाजपा में शामिल हो जाता है, कमल छाप साबुन से नहाता है और सारे लोग उसको प्रमाण पत्र देते हैं कि नहीं ये तो इससे अच्छा आदमी कोई नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जी के मामले में आपने देखा, हेमंता विश्वा शर्मा के मामले में आप लोगों ने देखा, आपने नारायण राणे के मामलों में देखा। तो सारे जितने बड़े लोग जो पहले जिनके ऊपर चार्जशीट दाखिल की थी इसी ईडी ने, उसके बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो जांच बंद हो जाती है। और आप प्रश्न करते हैं कि भूपेश बघेल जी के यहाँ हाय तौबा क्यों मच रही है? अरे भाई, हाय तौबा नहीं मच रही है। क्या देश में अलग अलग कानून है क्या ईडी के लिए? आप संजय सिंह जी के मामले में आप देखिए, और एक और जो शिक्षा मंत्री थे दिल्ली में, उनके मामलों में जजमेंट में जज ने क्या कहा था ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, शायद आपके रिकॉर्ड में भी होगा ईडी के मामले में उन्होंने क्या कहा था। तो वही एजेंसी तो यहां आकर जांच कर रही है ना। आप एक चीज ये समझाइए कि ये सारे मामलों में ईडी जो है वो मौन थी और आज तक मौन है। इन मामलों में जहां छत्तीसगढ़ में छोटी छोटी चीजों में आप कांग्रेस के लोगों को आप पर्टिकुलर ढंग से आप तंग करते हैं। अरे आप 3 साल पहले के जो मामले थे आज जाकर के आप छापा मार रहे हैं, जब ये सारी चीजें हैं। अब ये कैसे कह सकते हैं आपकी स्कैम हुई है? अरे अभी तो कोर्ट में चल रहे हैं ना मामले। आप किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है वहीं छापे पड़े। अब अभिलाष जी 2 सेकंड मुझे और दे दीजिए जी। मैं ये पूछना चाहता हूं, इस छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन के अंदर अभी 3 दिन पहले आपके लोकप्रिय चैनल में मैंने देखा कि श्याम बिहारी जायसवाल जी के ऊपर अजय चंद्राकर जी ने सीधा आरोप लगाया कि सीजीएमसी के द्वारा जो खरीदी की गई है उसमें 335 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। अभी जो खरीदी की गई है, आपने देखा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के यहां से 120 करोड़ का पेमेंट दंतेवाड़ा में हो गया जिसकी सड़क नहीं बनी। तो इन बातों को क्या उसमें समाहित नहीं किया जाना चाहिए? क्या ईडी इन मामलों में जांच? प्रमोद जी, मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूं। वो जो घोटाले की बात कर रही है बीजेपी, वो कह रही है कि आपके कार्यकाल के दौरान
दौरान वो घोटाला हुआ था, उसमें मंत्री जी ने ये बात स्वीकारी है कि जो लोग जांच कर रहे थे वो भी उसी में इन्वॉल्व थे। वो घोटाले को बोल रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल की देन है। खैर वो एक इतर सब्जेक्ट है, पर आपने जो बात कर रहा करी हूं साहब मैं जी, नहीं आप मैं तथ्यात्मक बातें कर रहा हूं आपसे। आप जो श्याम बिहारी जायसवाल जी ने जो खरीदी की है, जिसमें अभी उनके सरकार में जो खरीदी की है, उसके बाद जो उन्होंने पेमेंट किया है, उस सरकार की भी खरीदी थी 265 करोड़ की, इस सरकार की भी खरीदी है 315 करोड़ की। मैं इस सरकार की बात कर रहा हूं। चलिए मैं आ जाता हूं। आपके पास तो तथ्यात्मक प्रमाण है ना सारी चीजों के। ठीक है, मैं नरेश गुप्ता जी आपके पास आता हूं। नरेश गुप्ता जी देखिए, एक तो होता है किसी ने करप्शन किया उसको जेल डाल दीजिए, और एक होता है कैरेक्टर असैसिनेशन करना, और ये मुझे इसलिए ठीक नहीं लगता क्योंकि सीडी कांड देखिए बहुत बड़ा कांड था और उससे वो बरी हो गए। अब आप बताइए कि एक सीएम, क्योंकि कल को आप भी विपक्ष में हो सकते हैं और इस तरह के आरोप लग जाएं, और जब हमारी कन्विक्शन रेट बहुत कम है हमारी केंद्रीय जांच एजेंसियों की, तो फिर आपको लगता नहीं कि हमें बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए और केंद्रीय एजेंसियों को भी थोड़ा सजग होना चाहिए कि किसी के जब तक प्रूफ नहीं कर देते हम कोर्ट में, तब तक किसी के चेहरे पर इतने दाग ना लगा दें कि बाद में वो बेचारा कहता भी फिरे कि मुझे कोर्ट से आज़ादी मिल गई है, कोर्ट से मैं बरी हो गया हूं, तो लोग उस पर यकीन ना करें। और ये बहुत होता है सर, क्योंकि 80-90% जो हैं वो ईडी सीबीआई के केसेस में लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं बाद में। देखिए अभिलाष जी, आपने जो एक प्रश्न किया है उसका मैं जवाब दे दूं। रहा सवाल ये कैरेक्टर असैसिनेशन का जो आपने बात की, ये हमने अभी तक किसी को आरोपी बोला, अपराधी नहीं बोला है। ये सिस्टम है, ये हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली का एक लेट डाउन नाम्स है। किसी को हमने अपराधी नहीं बनाया है। अभी जो छूट गए हैं, जिस बात को वो आधार बना रहे हैं, और आज जो मोक्षित कारपोरेशन को लेकर जो प्रमोद दुबे जी ने कहा, यदि मोक्षित कारपोरेशन के, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, इश्यूज को लेकर आज जो जांच की बात चल रही है, जो उस पर कार्रवाई चल रही है, तो कल के दिन वो तो एक ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है, सारा मीडिया बोल रहा है, सारा मीडिया, पूरा हिंदुस्तान का तंत्र, शराब, लिकर स्कैम, कोल स्कैम, महादेव ऐप, रेत, ये बड़े बड़े जो स्कैम छत्तीसगढ़ में हुआ, उसका बच्चा जानता है क्या हादसा था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसका समर्थन था। भूपेश बघेल जी ने आज तक सुबह मोटो कहीं जाके बोला? उनके पॉकेट में एक एविडेंस हुआ करता था, बोलते थे मेरे पॉकेट में एविडेंस है झीरम कांड का, उसको तक तो नहीं दिखाया। तो उनके कार्यकाल की चीजों को क्या बताएंगे ये? देखिए ये बड़ा बहुत, मैं एकदम, सत्ता किसी की शाश्वत नहीं होती, ये तय है। यह प्रजातंत्र है, राजाओं की सत्ता यदि शाश्वत नहीं थी तो प्रजातंत्र में भी सत्ता शाश्वत नहीं होती है। लेकिन सत्ता शाश्वत नहीं है, इसका मतलब मैं कोई कार्यवाही नहीं करूं, शासन कोई कार्यवाही नहीं करे, ये असंभव है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। वी आर फर्स्ट लायबल फॉर द पब्लिक ऑफ इंडिया, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द डेमोक्रेसी। हमको ये बात पहले स्वीकारना चाहिए, मेरा प्रथम स्थान इस यह देश है, उसके बाद बात करना चाहिए। यदि आपके पास प्रमाण है तो आप बिल्कुल कोर्ट में जाइए। हम तो कोर्ट में गए, लड़ाई किए, सब कुछ किए, ऐसा तो है नहीं ना। और 3 साल पुरानी घटना है, प्रमोद जी बोल रहे हैं कि 3 साल पुरानी घटना आज, अरे जांच तो करेगी ना, जांच के बाद कोर्ट में जाता कि कोर्ट के बाद जांच में होती है, ये तो तय कर दीजिए। ठीक, चलिए सर मैं आ जाता हूं जल्दी से। का भी वर्षन आने दीजिए। मैंने आज सुबेरे भी कहा था, लेट देम कम विद द एविडेंसेस ऑफ द ईवीडी आल्सो। बिल्कुल सर, हम इंतजार कर रहे हैं। बाबूलाल शर्मा जी आपके पास क्या पाया, क्या आधार है, उसको तो आज जाने दीजिए, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी आपके पास आता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण ये घोटाला हो गया, और अब देखिए कहीं ना कहीं शराब घोटाले में जुड़ते हुए मंत्री तक जब आंच पहुंची थी, तब हम लोग खुल करके समझ गए थे, आपने भी खुल करके बताया था कि अब टारगेट पे कहीं ना कहीं भूपेश बघेल रहेंगे, क्योंकि उनको लेकर के बीजेपी बहुत मुखर रही है और इस घोटाले को कहीं ना कहीं उनके नाम से एसोसिएट किया जाता है। अब जब उनके घर तक जांच की आंच पहुंच गई है, तो कांग्रेस के लिए जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना कितना मुश्किल होगा। कहा जा रहा है कथित तौर पर कि किसी एक ऑफिस के निर्माण के लिए कांग्रेस के, उसमें भी करप्शन का पैसा इस्तेमाल हो गया, तो ये तो पब्लिक के बीच में फिर कहते हैं ना, फेस सेविंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस को। अगर ये चीजें एस्टेब्लिश हो जाती हैं और कोर्ट जो है वो ईडी के दलीलों को स्वीकार कर लेता है, तो फिर ये बहुत बड़ा धर्म संकट होगा कांग्रेस के लिए और विश्वसनीयता पूरी ताक पर आ जाएगी। नहीं, निश्चित रूप से अगर ये प्रमाणित हो जाता है कि इस बात में जो है पूर्व मुख्यमंत्री का भी हाथ है, अगर ऐसा प्रमाणित होता है, तब ये जो आप बात कर रहे हैं ये बात पर होगी, निश्चित रूप से नुकसान पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल जो मेरी जानकारी है वो ये है कि अभी चैतन्य बघेल के ऊपर में हाथ है। अभी जो पूछताछ का जो नजरिया है या
जो भी करना है वो चैतन्य बघेल के ऊपर किया है इन लोगों ने। लेकिन चूंकि बाप बेटे हैं तो भूपेश बघेल पूर्व सीएम रहे हुए हैं, तो आंच तो भूपेश बघेल पर ही आएगी, बदनामी भी भूपेश बघेल के नाम से ही होगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का भी नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीति जो है वो इस तरह की बात जो उन्होंने कही है अभी, ये बाहर आकर के जो बातें कही है उससे उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो आप समझ रहे हैं, जो ईडी आपको समझा रही है अपने दृश्यों के माध्यम से, अपने बातों के माध्यम से, जो तरीके के माध्यम से, तो वो बात नहीं है, ये बताने का प्रयास। और फिर सब तरफ से जो हमले जो किए हैं कि हम मुझको बजट सत्र में मैं आक्रामक हूँ इसलिए मेरे को रोका जा रहा है। दूसरी तरफ जो पवन खेड़ा जी ने दिल्ली से कहा कि ये पंजाब के इंचार्ज बने हैं, पंजाब में चुनाव होंगे तो वहां जीतने की उम्मीद है कांग्रेस की, इसलिए इनको रोकने के लिए, क्योंकि आक्रामक मुद्रा के जो है नेता है, वहां पर एक अजीब स्थिति बना सकते हैं, ये इनका जो स्वागत सत्कार वहां हुआ उससे भी एक घबराहट हुई है। ये सारी चीजें जो सामने ला करके ये बताने का प्रयास कांग्रेस कर रही है कि भूपेश बघेल पर हमला जो है वो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए है, और कांग्रेस कमजोर होगी या नहीं होगी ये जब तक प्रमाणित नहीं होगा, मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, सजा की बात नहीं होगी, तब तक के जो है बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक स्वाभाविक जो नुकसान जो है, जो प्रारंभिक नुकसान थोड़ा बहुत जो दिखता है, कुछ लोग जो नाराज रहते हैं नेताओं से, उनकी खुशी का कारण बन सकता है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे कोई बहुत बड़ा जो है ये दिखता नहीं है। हाँ, चैतन्य बघेल को पूछताछ के बाद उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं लोग, ऐसा लोगों का अनुमान है जी। ठीक है सर, तो एक छोटा सा सवाल और मेरे मन में, अगर आप इजाजत देते तो बहुत संक्षेप में आप बता दें। ये मेरे बाल में बार बार ख्याल आ रहा है। जी जी बोलिए सर, बोलिए नरेश जी, बोलिए प्लीज। अभिलाष जी, ये सर्च वारंट जो है मेरे पास जानकारी के अनुसार से चैतन्य के ऊपर है। पूरी कांग्रेस पार्टी और इनके पवन खेड़ा जी जैसे व्यक्ति ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे पहले भी इन्होंने बयान किया कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस कार्यालय में सर्च कर दिया। ये थोड़ा सा निचला स्तर है, बिलो द लाइन कांग्रेस काम कर रही है। परसेप्शन में, अपने सोच समझ में जो चीज हो नहीं, तथ्य से परे बयान कर दो, पूरा माहौल खराब कर दो। आज ईडी के गाड़ियों के ऊपर पत्थर चलवा देते हैं, ये कौन सा काम है साहब? ये प्रजातांत्रिक देश है, कोई चीज काम करने का एक सिस्टम होता है, लेट डाउन नाम से है। ठीक है सर, ठीक है। प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ईडी की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, कथित पथराव भी किया गया। आज खेड़ा जी ने जो बोला कोई हास्यास्पद है ये। ईडी ने तो माहौल बनाया मशीन मंगा करके। खेड़ा जी ने क्या भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय गुप्ता जी भी उनसे दुगना माहौल बनाने में लग चुके हैं। सारे लोगों ने आज मीडिया में फ्रंट पेज में से लेकर के भूपेश बघेल जी के घर में छापा। ये किसने लिखा? ये हमने तो नहीं कहा। हमने तो शुरू से कहा कि भाई जो तथ्यात्मक बयान आएंगे उसके बाद आएंगे। आज सीएम साहब के बयान क्यों आए? आपके मिनिस्टरों के बयान आए, ये हमने तो नहीं कहा। पहले अपने घर को संभाल लीजिए कि जो आपके सीएम साहब ने बातें कही, उन्होंने क्या बात कही? नाम नहीं लिया, बिलो द बेल्ट बात तो आप कर रहे हैं साहब। ना ठीक है सर, उनके बेटे पर छापा पड़ा, उनके एक ही घर में वो रहते हैं, एक घर में पहुंची है टीम। ठीक है, वो बहुत लाइन बात नहीं किया हमने, बहुत बारीक लाइन है। किसी ने भूपेश बघेल के यहाँ छापा पड़ा नहीं बोला। ठीक है, कहा छापा पड़ा। ठीक है नरेश जी, ठीक है। मैं जल्दी से बाबूलाल शर्मा जी से एक छोटी सी, क्योंकि मुझे 2 डाउट मेरे क्लियर होने चाहिए थे, मैं उसके लिए आपसे पहले सवाल कर लिया था कि इतनी बड़ी मशीनें, नोट गिनने के लिए मशीनें तो छोटी भी आ गई आजकल, पर बड़ी 2-2 मशीनें गई और कथित तौर पर 30 लाख ही मिला है कैश। एक मेरा आपसे सवाल था, और एक मेरा कांग्रेस को लेकर बाबूलाल शर्मा जी सवाल है कि जब कवासी लखमा अंदर गए थे, मलकीत सिंह गेदू जी से पूछताछ हुई थी, या इससे पहले जो IAS थे उनसे बात हुई थी, तब कांग्रेस इतनी एकजुट नहीं थी, और आज भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस को एकजुट होना होगा, अगला नंबर किसी का भी लग सकता है। तो क्या अब जाकर के इस तरह के मामलों में कांग्रेस एकजुट होगी, या फिर जो इतना बड़ा कैरिकेचर है, उनका इतना बड़ा कद है, बहुत बड़ा घोटाला सामने है, उस पर भी बहुत बड़ा नंबर लगेगा लोगों को। ठीक है, तो क्या इतना बड़ा कद है इसलिए कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है, और ये एकजुटता बरकरार रहेगी क्या बाबूलाल शर्मा जी कांग्रेस की? इतने बड़े नेता के ऊपर हाथ डाला गया है तो निश्चित रूप से ये बात तो कही जाएगी, और निश्चित रूप से अब लगने लगा है कि अब किसी के ऊपर भी हाथ डाला जा सकता है। जो भूपेश बघेल ने आज कहा भी है बयान में कि अब सब लोग सतर्क रहिए, किसी के ऊपर भी हाथ डाला जा सकता है, क्योंकि जब मेरे ऊपर हाथ डाला जा गया है तो कहीं न कहीं जो है किसी के ऊपर भी ये बात आ सकती है। सब सतर्क रहे। ये बातें जो है कहीं न कहीं जो है राजनीतिक विषय बन चुका है, और आगे भी जो है राजनीतिक विषय बना रहेगा।
चैतन्य से पूछताछ के बाद क्या कार्रवाई होती है उस पर भी सबकी नजर है। ठीक। और मुझे लगता है कि कभी न कभी ये ईडी के प्रति जो गुस्सा भड़क रहा है इन लोगों का, कहीं कोई विस्फोटक स्थिति न पैदा हो जाए, भगवान न करे ऐसी कोई स्थिति पैदा हो। स्टेटमेंट प्रेस रिलीज आने से पहले सारी चर्चाएं मिथ्या है, कांग्रेस सर। पार्टी के आरोप पूर्णतः मिथ्या हैं। ठीक है सर। इस आधार पर क्यों ईडी सर्च करे, ये बहुत बड़ा आधार होगा ईडी के पास। ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे सर, लेकिन हमें बातचीत करने दीजिए सर, क्योंकि बातचीत आरोप मिथ्या हो सकते हैं, पर हम कम से कम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या आखिर वजह हो सकती है, सियासी इसके परिणाम क्या होंगे, और क्या मंशा है, क्या केवल सियासी मंशा है या फिर वाकई में लीगली काम कर रही हैं एजेंसियां अपना, वो जनता डिसाइड करेगी कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात है कि इस वक्त जो है इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से द्वंद्व चल रहा है, सदन के अंदर भी और सड़कों पर भी। कल कथित तौर पर जो दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है चैतन्य को, आप देखते हैं कि वहां से क्या निकलता है, और इंतजार कर रहे हैं ईडी के वर्जन का भी कि ईडी क्या जानकारी दे रही है इस पूरे मामले को लेकर, उस पर भी निगाह रहेगी। बहुत शुक्रिया नरेश गुप्ता जी, बाबूलाल शर्मा जी और प्रमोद दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।